आप सभी मेरे साथ मैप ऑफ इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत राज्यों का राजनीतिक और भौगोलिक मानचित्रण पढ़ रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मानचित्रण कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मानचित्रण हुआ है, भौगोलिक मानचित्रण आज हमें करना है, भौतिक मानचित्रण करना है कि भौगोलिक तौर पे हमारा उत्तर प्रदेश कैसा है, यानी कि प्रकृति ने उत्तर प्रदेश को कैसे बनाया है। राजनीतिक मानचित्रण मतलब जो हमने बनाया, हमने जिले बना दिए, हमने डिविजन्स बना दिए, प्रशासनिक डिवीजन बना दिए, है ना। हमारा देश 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में है, तो ये भी आपका क्या है, एक मानव के द्वारा ही पूरा का पूरा डिवीजन किया गया, इन चीज़ों को बनाया गया है। तो यहाँ पर आज जो हमें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्रकृति ने उत्तर प्रदेश को कैसे बनाया है इसको समझना होगा। इसके लिए एक बार ये मैप आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत सामान्य तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। आप सभी जानते हो उत्तर प्रदेश में नदियाँ हैं, ठीक है। सबसे बड़ी नदी, दो नदी तंत्र हैं आपके, गंगा और यमुना, ठीक है। दो नदियाँ जुड़ करके पूरे उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश में, इस पूरे उच्चावच को बनाती हैं। तो उत्तर प्रदेश को मुख्य रूप से 3 भौतिक या भौगोलिक विभागों में वर्गीकृत किया जाता है। 3 भागों में बांटते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे ऊपर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे देख रहे हैं एक डिवीजन यहाँ पे दिख रहा होगा, ऊपर देखिए ये उत्तराखंड है, ये नेपाल है। ये पूरा क्षेत्र हिमालय का क्षेत्र है, उत्तराखंड और उसमें। तो जब हिमालय का पर्वत पादीय क्षेत्र है ये, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा समझते हैं इसको, मैं थोड़ा आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन भी आपके सही होंगे इस केवल बात को समझाने से। जैसे ये पर्वत है ना, पर्वत का पर्वत पादीय क्षेत्र ये है, ये वाला क्षेत्र है। अमूमन क्या होता है, रिवर्स आपकी निकलती हैं, पहाड़ों से निकल रही हैं, हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। तो जब वो अपने साथ नीचे आ रही होती हैं, पर्वत के पादीय क्षेत्र में आ रही होती हैं, उसके निचले क्षेत्र पे आ रही होती हैं, तो आते समय बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरों को, चट्टानों को धीरे धीरे काटते हुए, बहुत लंबी प्रक्रिया है, 1-2 दिन में नहीं होती, ये सब हजारों सालों की प्रक्रियाएं हैं। तो नदी अपने साथ ला करके पर्वत के पादीय क्षेत्र में इकट्ठा कर देती है। इस क्षेत्र को हम भाबर रीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? भाबर रीजन, ठीक है। इसके बाद भाबर रीजन में नदी विलुप्त हो जाती है, नदी का अस्तित्व पता नहीं चलता कि एक्चुअल में यहाँ पे नदी है या नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े बोल्डर हैं, पत्थर हैं। कभी आप जाइएगा पहाड़ों में, जैसे लाइक कभी आप ऋषिकेश जाइए, देहरादून जाइए, या फिर जैसे हिमाचल प्रदेश जाइए, तो वहाँ पर देखेंगे ऊपर वाले क्षेत्रों में बड़े बड़े बोल्डर्स वहाँ पर पड़े हुए हैं, नदियाँ बह रही हैं, ठीक है। फिर नदी क्या होता है, जैसे ही ये भाबर रीजन खत्म होता है तो यहाँ पे नदी फिर से प्रकट हो जाती है, और ये पूरा नमी युक्त क्षेत्र होता है, इसको हम तराई रीजन कहते हैं। तराई में पानी बहुत होता है, नमी युक्त क्षेत्र होता है, और इसके बाद नदियाँ अपने अस्तित्व में आकर के स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ती रहती हैं। तो आप देखिए ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड का, नेपाल का, ग्रेट हिमालय है यहाँ पे, लघु हिमालय है, शिवालिक रेंज है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। तो ये जो उत्तर प्रदेश है आपका, इसका पहाड़ी क्षेत्र तो हटा दिया गया है। पहाड़ी क्षेत्र कहाँ चला गया है? पहाड़ी क्षेत्र तो चला गया ना उत्तर प्रदेश का, कहाँ चला गया पहाड़ी क्षेत्र? उत्तराखंड के तौर पे, उत्तराखंड को हटा दिया गया। पहले उत्तर प्रदेश के 4 भागों में हम विभाजन करते थे भौगोलिक का, उत्तराखंड हुआ करता था, उत्तराखंड हट चुका है। तो ये जितना रीजन है, जैसे ये जो लाइन में खींच रहा हूँ, ये पूरा रीजन क्या है, पर्वत पादीय क्षेत्र। और पर्वत पादीय क्षेत्र पे क्या होता है आपका, भाबर और तराई। पहले भागों में बांटते हैं उत्तर प्रदेश को, भाबर और तराई रीजन में, ठीक है। भाबर एवं तराई, भाबर बोलते, भाबर, भर नहीं, तराई क्षेत्र, ठीक है। पहला तो ये हो गया, क्लियर है। अभी इसको और डिटेल करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, बड़े बड़े पत्थर के बोल्डर्स होते हैं, फिर उसके बाद नमीयुक्त क्षेत्र होता है, जैसे पीलीभीत हो गया आपका, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, चर्चा करेंगे। आकृति, हमने पूरा जो वर्गीकरण 3 भागों में किया है, उच्चावच, जलवायु, भू आकृति और राज्य की मिट्टी, इन सब आधारों पर ही जो है ये वर्गीकरण आपका हुआ है। क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी लिखवाऊंगा, अभी कुछ चीज़ें लिख भी लेना। ये वाला बीच वाला रीजन जो आप देख रहे हैं, इतना रीजन ये नदियों ने बनाया है, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों ने
इसको बनाया है। बहुत सारी नदियां हैं यहाँ पर, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, ठीक है। यमुना में बहुत सारी नदियां मिलती है, चंबल, केन, बेतवा, सिंध, है ना। तो इसको बोलते हैं गंगा यमुना का मैदानी भाग। ये मध्य भाग है, ये उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग है, ये मध्य भाग है, और नीचे है दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, ठीक है। गंगा यमुना का मैदानी भाग, लगभग 90% क्षेत्र यही है, मध्य भाग ही है, 90% रीजन यही है। सबसे बड़ा क्षेत्र आपका गंगा का मैदानी भाग ही है, गंगा यमुना का मैदानी भाग। इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं, अपर दोआब जिसको बोलते हैं ऊपरी गंगा का मैदान, अवध और रोहिलखंड वाला क्षेत्र मध्य गंगा का मैदान, और पूर्वांचल का क्षेत्र पूर्वी गंगा का मैदान। अभी आगे मैं डिस्कस उसको करूंगा। तीसरे टाइप को, ये जो आप नीचे देख रहे हैं, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, इधर आप देख रहे हैं सोनभद्रा वगैरह हो गया, मिर्जापुर के बाद जो है, मिर्जापुर से ही प्रायद्वीपीय पठार का शुभारंभ होता है, मिर्जापुर से ही स्टार्टिंग हो जाती है दक्कन के पठार का। तो यहाँ पर जो नीचे के कुछ जिले हैं, ये हैं दक्षिण के पहाड़ी एवं पठारी भाग, दक्षिण के पहाड़ी एवं पठारी भाग। यहाँ कुछ छोटे छोटे पहाड़ पाए जाते हैं और कुछ पठार पाए जाते हैं। जैसे मैं चित्रकूट क्षेत्र का हूँ, तो चित्रकूट में भी यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको छोटे छोटे पहाड़ मिलेंगे, बहुत सारे पठारी रीजन, वहीं से उच्चा वच आपका होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाबर क्षेत्र को, एक एक करके डिस्कस करते हैं। आपको जो चीज़ें समझ में आए आप लिखते जाना। भाबर क्षेत्र क्या है? उत्तरी भाग है, ठीक है, नॉर्थ में है, सबसे ऊपर है आपका। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया, ये हिमालय के तलहटी वाले क्षेत्र से लगी हुई पट्टी है, पूरी की पूरी हिमालय के समानांतर फैली हुई है, पूरी की पूरी पश्चिम से पूरब पूरी तरीके से। भाबर रीजन क्या है? कंकड़ पत्थर के बड़े बड़े बोल्डरों से बना हुआ ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है। सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है आपका ये, ठीक है, भाबर रीजन। यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं, बड़ी नदियाँ तो तब भी अपना अस्तित्व बना के रखती हैं, छोटी नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं। ये क्षेत्र भाबर रीजन एग्रीकल्चर लैंड नहीं होती है, ठीक है, केवल यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हो सकते हैं जिनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, तो वो पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। तो पहला है भाबर रीजन। दूसरा तराई रीजन। तराई रीजन भाबर के दक्षिण में अवस्थित है, भाबर है, भाबर के तुरंत बाद तराई रीजन है। तराई रीजन 15 से 30 किलोमीटर क्षेत्र में चौड़ा एक दलदली और नम पट्टी वाला क्षेत्र है। यहाँ भूमिगत नदियाँ फिर से प्रकट हो जाती हैं, जल भराव हो जाता है, दलदल बन जाता है। यहाँ की मिट्टी महीन जलोढ़ मिट्टी है, गादीय मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी मुख्य तौर पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो तराई और ये क्षेत्र है, यहाँ पे गन्ना की खेती बहुत होती है। सहारनपुर हो गया आपका, मुजफ्फरनगर हो गया, शामली हो गया, आप देखेंगे यहाँ बहुत गन्ना पाया जाता है, गन्ना की खेती होगी। इसके अलावा यहाँ पर धान और चावल की खेती, जैसे पीलीभीत आपका, वहाँ पर भी चावल खूब होता है। अभी वहाँ पे बासमती केंद्र इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर गन्ना हो गया, धान हो गया, चावल हो गया। यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पे फॉरेस्ट एरिया पाया जाएगा तराई रीजन पे। तराई रीजन पे घना जंगल पाया जाता है। आप देखेंगे दुधवा नेशनल पार्क जो लखीमपुर खीरी में है, या पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो आप सभी का है, ये सब कहाँ पर अवस्थित हैं? ये सारे तराई रीजन पे अवस्थित है। तराई रीजन पे आपका डेंस फॉरेस्ट होगा, ठीक बा, क्लियर। दूसरा है आपका ये सेकेंड भाग, मध्य भाग जिसे हम कहते हैं, गंगा यमुना का मैदानी भाग। राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 90% यही है। नदियों द्वारा बहुत सारे अवसाद लेकर के आए गए हैं। यहाँ पर देखिएगा एक चीज़, नदियाँ जब अपने साथ आती हैं तो गाद लेकर आती हैं, ठीक है। मान लो ये रिवर है, ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, इसमें पानी बह रहा है। तो नदी के इधर वाले क्षेत्र में ये खादर रीजन होगा, नवीन जलोढ़ होगी, यहाँ पर भी खादर रीजन होगा। थोड़ा सा और दूर जाएंगे तो बांगर रीजन होगा। बांगर मतलब पुरानी जलोढ़, बांगर रीजन दोनों तरफ। कछार वाला क्षेत्र, नदी के पास कछारी क्षेत्र होता है, कछारी मिट्टी आती है, खादर नई तो खादर जो है नवीन जलोढ़ होती है और बांगर आपकी पुरानी जलोढ़ होती है।
ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र होता है, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र होता है। इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। ऊपर ये देखिए ये वाला क्षेत्र, फिर ये मध्य वाला क्षेत्र और फिर पूर्वांचल वाला क्षेत्र। ऊपर वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं ऊपरी गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये है ऊपरी गंगा का मैदान, अपर गंगा कैनाल भी है यहाँ पे, गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और ये पूर्वी गंगा का मैदान, पूर्वी गंगा का मैदान। तो अपर दोआब भी बोलते हैं इसको, दोआब मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, अपर दोआब। ये क्षेत्र में सहारनपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़, ये सारे जितने एग्रीकल्चर लैंड है यहाँ पर अवस्थित हैं। गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तौर पे भी इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गन्ना खूब होता है। मध्य गंगा का मैदान, इसमें रोहिलखंड, बरेली वाला क्षेत्र, बरेली को ही रोहिलखंड के तौर पे आप समझिए, और अवध वाला क्षेत्र, रोहिलखंड और अवध क्षेत्र दोनों आते हैं इसमें मध्य गंगा में, रोहिलखंड और अवध क्षेत्र, अवध क्षेत्र। रोहिलखंड मतलब बरेली वाला क्षेत्र, अवध मतलब लखनऊ, अयोध्या, ये पूरा क्षेत्र, ठीक है। यहीं पर आपका कन्नौज भी है, इत्र नगरी, यहीं पर इत्र शहर भी है। पूर्वी गंगा का मैदान, बनारस, गोरखपुर, गाजीपुर, ये पूरा क्षेत्र, यहाँ पे खूब वर्षा होती है, जबरदस्त वर्षा होती है, ज़्यादा धान यहाँ पाया जाएगा। पूर्वोत्तर में ज़्यादा धान होता है, बिहार भी खूब धान उपजाता है, पश्चिम बंगाल भी खूब धान उपजाता है, उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादा धान यहाँ पर होगा। पूर्वी गंगा में बारिश ज़्यादा होती है, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन यहाँ पे बाढ़ की समस्या भी बहुत होती है, पूर्वांचल में बाढ़ आती है, ठीक है। क्लियर, स्पष्ट है। यहाँ पे जो मिट्टी है दोनों प्रकार की है, खादर भी है, बांगर भी है, क्लियर है। इसके बाद तीसरा टाइप मैंने आपको बताया दक्षिण पठारी क्षेत्र, पहाड़ी और पठारी क्षेत्र। यह प्राचीन चट्टानों से बना हुआ प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। औसतन मतलब प्रायद्वीपीय पठार समझ रहे हैं, भारत को हम उत्तर में हिमालय है, फिर आपका उत्तर भारत का मैदान है, फिर दक्कन का क्षेत्र है, दक्कन रीजन का ही विस्तार है ये। दक्कन का पठार उत्तर प्रदेश में भी है, जिसको हम ये प्राचीन चट्टानों से बना है, विंध्यन क्रम की चट्टानें भी पाई जाती हैं यहाँ पर। भवन निर्माण सामग्री, आप देखेंगे एक जगह उत्तर प्रदेश में पड़ती है महोबा, महोबा है, बॉर्डर वाला क्षेत्र है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड। वहाँ पर बड़े स्तर पर जितने बड़े बड़े जो आपकी ये आते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, ये जब हम मसाला बनाते हैं छत डालने के लिए, क्या बोलते हैं, सीमेंट, सीमेंट तो है ही है, ये मैहर सीमेंट भी आती है, वो मध्य प्रदेश में भी कुछ लगे हुए हैं प्लांट। उसके साथ रोडी होती है, अलग अलग टाइप का पत्थर होता है, पत्थर का भी साइज होता है, गिट्टी बोलते हैं, हाँ गिट्टी, बजरी है ना, बजरी से नीचे रेता होता है, रेता सबसे कम, वो तो मतलब चलो वो तो माइनिंग से निकलता है, लेकिन वहाँ बड़े बड़े क्रशर लगे हुए हैं, पहाड़ों को ही काट काट के पहाड़ों को क्रश कर करके मल्टीपल साइज की गिट्टी वगैरह सब बनाई जाती है वहाँ पे। तो महोबा हो गया, ये बुंदेलखंड का जितना क्षेत्र है, बांदा रीजन आपका हो गया, यहाँ पे भी पहाड़ बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये पूरा रीजन आपका प्रायद्वीपीय पठार है, प्राचीन चट्टानों से बना है, भवन निर्माण सामग्री पाई जाती है। 2 पठार यहाँ पर हैं, एक बुंदेलखंड का पठार है, एक बघेलखंड का पठार है। ये वाला रीजन तो आपका बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, और ये सोनभद्र वाला रीजन बघेलखंड का पठार है। बघेलखंड के पठार का विस्तार छत्तीसगढ़ में भी है, ठीक है। 2 पठार है, बुंदेलखंड और बघेलखंड। झांसी, जलौन, बांदा, हमीरपुर, ये सब आपके बुंदेलखंड रीजन में आते हैं। इसका विस्तार मध्य प्रदेश में, और बघेलखंड पठार का विस्तार आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। सोनभद्र, ये सब आते हैं। लाल मिट्टी पाई जाती है इस पूरे क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। बहुत उबड़ खुबड़ भूभाग है, पथरीला भूभाग है, पानी कम होता है यहाँ पे, बारिश कम होती है। यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है, कुछ प्रमुख नदियाँ यहाँ पर हैं। उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं, यमुना में मिल जाती हैं, सोन गंगा में मिल जाती है। शुष्क जलवायु है, खेती केवल जब जहाँ पर ट्यूबवेल वगैरह है, सिंचाई के साधन है, तो यहाँ पर खेती होती है, हर तरीके की फसलें उपजाई जाती हैं। तो ये जनरल बातें हैं आपकी।
बाकी आप सभी ने पॉलिटिकली समझा, हमने समझा उत्तर प्रदेश में 18 जिले, 18 मंडल माफ कीजिएगा, 75 जिले, 76वां जिला जो बनने की तरफ प्रशस्त है। ओवरऑल सब कुछ समझ में आ गया था उस सेशन में, ठीक है। उत्तर प्रदेश तो कम से कम समझ में आ गया। अब ये चीज़ है प्रैक्टिस की, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितना अभ्यास करते हो उत्तर प्रदेश के मानचित्र को लेकर के। 24 घंटे जब भी कोई न्यूज़ पढ़ो, कोई घटना पढ़ो, आप एक बार डिवीज़न देखो, कौन से डिवीज़न में, उस डिवीज़न में कौन कौन से ज़िले हैं। आप यूपी को पढ़िए, मैप को अपने साथ रखिए, तो यूपी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। जो भी चीज़ पढ़िए, एटलस और बेयर एक्ट, दो चीज़ें लेके चलोगे तो आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी में कभी भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी यही काम करना है, ठीक है। तो अभी हमारे 2 स्टेट लगभग हमने कवर किए हैं, ठीक है। चलिए, अभी इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, आसानी से समझ में आ गया ये, ठीक है। और इसका विस्तार तो फिर जब हम आप पेपर 5 पेपर 6 की क्लास करोगे, जिसमें मैं उत्तर प्रदेश डिटेल में पढ़ाता हूँ, वहाँ पर और डिटेल में जा करके इन चीज़ों को पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए।